Hello and welcome students. Today we are going to learn subject science standard 8 chapter number 7. Our chapter name is conservation of plant and animals. So students, in this chapter we will learn how to conserve plant and animals. Conservation means क्या होता है? संरक्षण. कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, उसका बचाव. कैसे प्लांट्स को कंजर्व किया जा सकता है और एनिमल को कंजर्व किया जा सकता है उनको डिस्ट्रॉय होने से, है ना, उनके स्पीशीज को इंस्टिंक्ट होने से यानी कि विलुप्त होने से कैसे उनको बचाया जा सकता है. तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with all non-living things components. देखिए इकोसिस्टम क्या होता है कि all plants, animals and microorganisms in an area, एक एरिया में all plants, animals और microorganisms और living और non-living components जैसे कि soil, air, है ना, ये सब इन सब के साथ में क्या है, rocks, माउंटेन, इनके साथ मिलकर के साथ में रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है, उस रीजन को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है. ठीक है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम. अब नेक्स्ट हमारा है स्पीशीज. स्पीशीज क्या होते हैं? ए स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आर रिप्रोड्यूस विद इन द ग्रुप. स्पीशीज ऐसे टाइप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं ना, सिमिलरिटीज जिनमें बहुत सारी होती हैं. एक ग्रुप में उनको रखा जाता है सिमिलरिटीज वाले को, जिनमें कि जिन ऑर्गेनिजम्स में काफी सिमिलरिटीज होती है उनके बिहेवियर्स में, उनके ईटिंग हैबिट्स में, रिप्रोडक्शन के सिस्टम में, तो इस वजह से उनको एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको बोला जाता है कि स्पीशीज. ठीक है, और उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी क्या होता है, सिमिलरिटीज होता है, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा है जिसको स्पीशीज बोला जाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, उनमें काफी सिमिलरिटीज भी मिलती हैं या फिर उनके अंदर काफी डिफरेंस भी मिलता है देखने को. जैसे डेजर्ट को मान लीजिए, डेजर्ट में बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप के प्लांट मिलते हैं, है ना, प्लांट भी बहुत कम रेयर वहाँ पर केस में मिलते हैं. उसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो काफी डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, है ना. वहाँ डाइवर्सिटी मतलब विविधता होता है, उनमें भिन्नता, उसमें यानी कि उनके डिफरेंस काफी देखने को मिलता है, डिफरेंस मिलता है. और एक साथ इस अर्थ पर क्या है कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. यहाँ पर एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या फिर प्लांट्स एक ही साथ वहाँ पर रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, एक ही फॉरेस्ट में आप देखिएगा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं, एक ही नर्सरी में डिफरेंट के प्लांट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट क्वालिटीज के प्लांट मिलेंगे, तो क्या वो ये सब डाइवर्सिटी शो कराता है. या एक ही एरिया में, हाँ अब देखिए इसको एक दो एरिया में बांटा गया, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा में क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, और फौना का एरिया उसे बोलते हैं फौना, उस एरिया को, वैसा रीजन को फौना बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं उसको फौना बोलते हैं. तो आप देखिएगा जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, एक फौना एरिया है तो वहाँ पर एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पर पाए जाएंगे, यानी कि उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है. ये नहीं कि एक ग्रुप के साथ में एक ही जगह वहाँ पर रहना है, वहाँ पर उस सेंचुरी में, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उस पार्क में, जियोलॉजिकल पार्क में क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रखा जाता है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, है विविधता, उसमें अंतर. तो यही है. तो फ्लोरा और फौना, इस बात को याद रखिएगा. फ्लोरा किसको, उस वैसे रीजन को बोलते हैं, वैसे एरिया को बोलते हैं जहाँ पर प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एक साथ में रहते हैं, है ना, कई तरह के मेनी प्लांट्स एक जगह पे रहते हैं तो उनको बुलाया जाता है फ्लोरा एरिया, फ्लोरा रीजन. और फौना क्या हो जाता है, एनिमल्स, जहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के मेन एनिमल्स एक जगह रहते हैं उनको बुलाता है, उस रीजन को, उस एरिया को बुलाता है फौना बुलाता है. तो डाइवर्सिटी हम लोग समझ गए, यानी विविधता, कि हमारे अर्थ पर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जिनके बिहेवियर सेम भी होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके डिफरेंस भी होते हैं. इंडिया क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिटाइल कंट्री, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है. इंडिया क्या है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनमें इंडिया भी ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना. तो यही है बायोडाइवर्सिटी. सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज plants and animals, different types of plants and animals depend each other.
फॉर शेल्टर, फूड, रेस्पिरेशंस, इटीसी। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है, और एनिमल्स भी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। फूड चेन का फॉर्मेशन जो होता है एनिमल्स के थ्रू या फिर प्लांट्स मिलकर के फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये फूड चेन में अगर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स अगर वह इंस्टिंक्ट हो जाए, अगर वो खत्म हो जाए, हट जाए वहां से, तो क्या होगा कि वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्योंकि एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे प्लांट से हम लोग डिपेंड है, हम लोग प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स है ना। प्लांट्स डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे कि हार्बिवोरस जो एनिमल्स है उनको हम लोग खाते हैं, या फिर लायन, जैसे लायन है वो क्या होता है, गॉड को खाता है, डियर को खाता है, तो वो क्या है, उनका फूड है। अगर उनमें से फिर अगर वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाए, वो नहीं रहे, सब एक ही तरह के, सिर्फ एक फॉरेस्ट में अगर लायन को ही लाके छोड़ दिया जाए, अदर कोई उसमें एनिमल्स नहीं रहे, तो फिर उसका क्या होगा, फूड खत्म हो जाएगा, वो क्या होगा, वो भी इंस्टिंक्ट हो जाएगा, वो भी विलुप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंड है सभी। अब प्लांट हट जाए तो क्या होगा, हार्बिवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे, वो फिर उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन जो मिलता है हम लोग को प्लांट से मिलता है, तो वो चीज कहाँ होगा, वो चीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर लाइफ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी होता है, सही है। About 1/5 area of our country is under forest cover. हमारी कंट्री इंडिया, हमारा कंट्री है, इंडिया में 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री का 1/5 एरिया जो है, यानी कि 1 से 5वां भाग जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। 1/5 एरिया फॉरेस्ट से कवर है। दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 67.71 मिलियन हेक्टेयर्स। ये एस्टिमेटेड एरिया जो है 67.71 मिलियन हेक्टेयर्स है, जो कि फॉरेस्ट से कवर है हमारे कंट्री का एरिया। विच इज परसेंटेज में देखा जाए तो विच इज 20.6%, यानी टोटल 100% मान लिया जाए एरिया ऑफ इंडिया का, उनमें से 20.6% जो है वो टोटल एरिया ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट है ना। टोटल एरिया में से 20.6% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है इंडिया में। तो बायोडाइवर्सिटी जो है फॉरेस्ट में वो बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि आप देखे होंगे बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स होते हैं एक ही एरिया में फॉरेस्ट में, कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी वहाँ सर्वाइव करते हैं, है ना। एक दूसरे पे वो डिपेंड होते हैं, ताकि अपने किस लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और फिर बहुत सारी चीजों के लिए, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये चीज होता है। और वो क्योंकि जो देखिए डाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट से, वो क्यों है, फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी भी होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट में जो डाइवर्सिटी होती है फूड चेन को मेंटेन करती है, फूड चेन को मेंटेन करती है, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम बैलेंस तभी रह सकता है कि जब क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी जब भी रहेगा तभी इकोसिस्टम बैलेंस होगा, यानी कि एक ही जगह पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स सर्वाइव करें साथ में, तभी वहां पर उनका फूड चेन बनेगा। और क्या होगा कि जो भी उनके नीड्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, एनिमल्स के प्लांट पर, प्लांट्स के एनिमल्स पे डिपेंड है ना। तो इस तरीके से सब एक दूसरे पे डिपेंड है, और अदर एनिमल्स पे डिपेंड है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। हार्बिवोरस कार्निवोरस पे, कार्निवोरस हार्बिवोरस पे, इस तरीके से क्या है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात ले लीजिए, जैसे कि क्या करते हैं, वो डिकेइंग होते हैं, डेड एनिमल और प्लांट को क्या करते हैं, डिकेइंग करते हैं, सड़ाते हैं, वहाँ पर उनको फीड करते हैं, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन जो होता है वो सॉइल में चल जाता है, यानी सॉइल को भी मिल जाता है। तो इस तरीके से सारे लोग जो है वहाँ पर अर्थ पर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। ये वही इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। टोटल को मिला के हमने इकोसिस्टम का डेफिनेशन पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम हमने बताया था कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स उन सबको मिला के इकोसिस्टम बोला जाता है। तो ये इकोसिस्टम में बैलेंस तभी रहेगा जबकि बायोडाइवर्सिटी होगा हमारे अर्थ पर। बायोडाइवर्सिटी भी हम समझा चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स एक जगह एक साथ मिलकर के रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी से क्या बेनिफिट है हमारे लाइफ में, और बायोडाइवर्सिटी से फॉरेस्ट में क्या बेनिफिट है ना, फॉरेस्ट में क्या बेनिफिट है। अब आते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। प्रीवियस क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग द
लैंड फॉर अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। देखिए, फॉरेस्ट को कटिंग करके अदर पर्पस के लिए, उसकी जमीन को, उसके लैंड को अदर पर्पस के लिए अगर यूज में लाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन से लॉस ऑफ हैबिटेट्स होता है। जो अब फॉरेस्ट में जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड उसमें हैं, उसमें रहते हैं, उनका शेल्टर होता है। वाइल्ड एनिमल जो होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या बर्ड्स हो, जितने भी चीज वहां पर रहते हैं उनका तो वहां पर हैबिटेट्स खत्म हो जाएगा। जैसे ही फॉरेस्ट को कट किया जाएगा तो वहां पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स है वो फिर से दूसरे फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे। वहां लॉस ऑफ हैबिटेट्स हुआ है ना, वहां पर टोटली खत्म हो गया, वहां पर उनका लाइफ खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो है कि लॉस ऑफ हैबिटेट्स हो जाता है। और वहां पर क्या होगा कि फॉरेस्ट खत्म हो जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। सभी के शेल्टर्स छीन जाएंगे। जो बर्ड्स रहते थे प्लांट्स पर, ट्री पर रहते थे, अपना नेस्ट बना करके वो खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स जो रहते थे पेड़ों पर वो खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वाइल्ड एनिमल तो वाइल्ड में ही रहेंगे, फॉरेस्ट में ही रहेंगे, लैंड सरफेस तो वो रहेंगे नहीं, वहीं पर उनका शेल्टर अपना बना कर जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं लोग। हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है ना, और हार्बीवोरस प्लांट्स को खाते थे, तो वो सब खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर लॉस ऑफ हैबिटेट्स क्रिएट होगा। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देखिए, वाइल्ड लाइफ जो है उसमें वहां पर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका दुष्परिणाम भी होता है। क्या होता है कि देखिए, जब क्या करते हैं कि ट्रेड जब बढ़ने लगता है तो वाइल्ड लाइफ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचता है। कैसे? देखिए, अपने ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एनिमल्स के स्किन का यूज करते हैं लोग। एनिमल से स्किन निकाला जाता है उसका, और वो काफी, जैसे टाइगर्स को मारा जा रहा है ना, जिससे द टाइगर का कंपेनिंग भी चल रहा है आजकल, क्योंकि टाइगर्स को उनके स्किन निकाल करके क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए उसका निकाला जाता है। या फिर एलिफेंट का टस्क जो होता है, एलिफेंट का जो टस्क होता है व्हाइट वाला, है ना, दांत जो होता है उससे निकला बाहर वाला, वो काफी कॉस्टली मिलता है, उससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि वहां पर लोग जो है कि ट्रेड करने के लिए एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहे हैं, ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को बढ़ाने के लिए। या फिर बियर का फर जो होता है, ये फर निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। पैरट्स को पकड़ करके यहाँ पर मार्केट्स में वहां पर बेचा जाता है। कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को क्या किया जा रहा है, उनके स्किन्स निकालने के लिए, उनके बोन्स, उनके क्लॉज, उनके फिर जाकर के जो आपके ये है स्किन्स हैं, उनको बेचा जा रहा है। जो भी उनके बॉडी पार्ट्स में कीमती चीजें हैं उनको निकाल करके उनको ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जो डाइवर्सिटी है वो उनमें इकोसिस्टम में गड़बड़ी आ रही है। इस इकोसिस्टम को अनबैलेंस किया जा रहा है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए अनबैलेंस किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे लाइफ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए। बैलेंस होने में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये चीज, ठीक है। अब आते हैं पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, या फिर सी में हो, या फिर आपको वाटर बॉडीज में हो, या फिर आपको लैंड में हो, या फिर एयर में हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वाटर बॉडीज में जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर क्योंकि वाटर पोल्यूटेड होगा तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। लैंड में जो होते हैं वो मर जाएंगे। एयर में जो होते हैं परिंदे, है ना, जो बर्ड्स होते हैं, उनको हार्म पहुंचता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स को बर्बाद करते हैं, डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे क्या होता है इकोसिस्टम के बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। इसके बाद है क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस में क्या होता है कि जब डिफोरेस्टेशन होता है, जब हम प्लांट को कटिंग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरा जो है अर्थ, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो पोलर रीजन में जो आपको ये है आइसबर्ग है, वो क्या होंगे, वो पूरा मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद सी लेवल का वो सी में आ जाएंगे, रिवर्स में आ जाएंगे, जिससे सी लेवल का वाटर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, सुनामी वगैरह क्रिएट होने का या फिर फ्लड आने का फ्लड क्रिएट होने का चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे कि बहुत ज्यादा वहां पर लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो सकता है और इकोसिस्टम को पूरा हार्म पहुंच सकता है इससे। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पर हम देखेंगे। डेजर्टिफिकेशन, देखिए डिफोरेस्टेशन होने से क्या होता है कि सॉइल इरोजन बढ़ जाता है ना, मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डिफोरेस्टेशन होने से
डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है? डिफॉरेस्टेशन होने से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, जिससे कि सारी मिट्टी कट जाती है और उस एरिया में क्या होता है, डेजर्ट बन जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो डेजर्टिफिकेशन होने से क्या होगा, वहाँ का जो है, वहाँ का जो लैंड है वो बैरन हो गया, पूरा बंजर हो जाता है। तो डेजर्टिफिकेशन एक इसका कंसिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। जब हमने जस्ट टॉपिक पे आपने डिस्कस किया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि राइज ऑफ टेम्परेचर ग्लोबली, टेम्परेचर पूरे अर्थ पर राइज कर जाएगा। कैसे राइज कर जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर को कूल कौन करता है, वो बैलेंस कौन करता है, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स करते हैं। लेकिन इनको डिफॉरेस्टेशन में अगर काट दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, ट्रीज को, फॉरेस्ट को काट दिया जाए, तो फिर बैलेंस कौन करेगा, कूल कौन करेगा, अर्थ के टेम्परेचर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है, हमने बताया अभी, जो पोलर रीजन के आइस हैं, आइसबर्ग हैं, वो मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद सी में जाएंगे और सी लेवल पूरा वाटर बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है? सॉइल इरोजन तभी होगा जब आपको यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन होने के बाद क्या होता है कि जब मिट्टी का कटाव होगा, प्लांट्स कटेंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? सॉइल इरोजन। यानी कि फॉरेस्ट के कटाव के बाद क्या होता है, जब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है तो सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है फॉरेस्ट कट जाएंगे तो सॉइल क्या होते हैं, लूज पड़ जाते हैं, है ना। जो क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट का जो सॉरी ये जो प्लांट का, जो ट्री का जो ये रूट होता है, वो क्या करता है, वो सॉइल को पकड़े हुए रहता है ना, उसको कटाव होने से, उसको इरोजन होने से बचाता है। लेकिन जैसे ही डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, वहां से ट्री कट जाएंगे, प्लांट कट जाएंगे, तो क्या होगा, वो सॉइल को होल्ड करना छोड़ देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सॉइल वहां लूज हो जाएंगे, और जब फ्लड आता है या फिर कोई भी रेन आएगा तो क्या होगा, वहां से सॉइल इरोजन हो जाएगा, वहां से मिट्टी को बहा के लेके चला जाएगा। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। और अब हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, या बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमको फॉरेस्ट से, है ना। मेडिसिन के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट कट गया तो वहां से मिलने वाली जो भी चीज, फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिलने वाली थी हमको, वो सबका शॉर्टेज हो जाएगा, जो कि हम लोग को मिलता था पहले जब फॉरेस्ट था तो। लेकिन अब वहां नहीं रहा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये चीज वहां पर एंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज अभी तक हमने जहां जितने भी टॉपिक पढ़े यहाँ पर इस चैप्टर में, अभी तक हमने लगभग ये हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ाएंगे, उसमें आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।